हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस का एक चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में इससे पिछले वीडियो में हमने मानव के पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डायग्राम है उसके बारे में और उसके बारे में जो सामान्य जो जानकारी है वो हमने देखी थी। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो मानव का पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र कुछ विशिष्ट अंगों से मिलकर के बना होता है, जिनको मुख्य रूप से अपन आहार नाल और पाचन ग्रंथियों में विभाजित करते हैं। आहार नाल मुख से लेकर के गुदा तक एक लंबी गुहा समान संरचना जो कि विभिन्न अंगों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि मुख गुहा, उसके बाद में ग्रसनी यानी फेरिंग्स, इसोफेगस या ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत्र या स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत्र, छोटी आंत्र, उसके बाद में ये बड़ी आंत्र, उसके बाद में गुदा, यहाँ तक कि जो सारे स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है? अपनी आहार नाल या एलिमेंट्री केनाल। इसके अलावा इसमें कुछ पाचक ग्रंथियां खुलती है, जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय ग्रंथि। तो ये सारी चीजें आपने देखी थी। उसके बाद में हमने देखा था कि जो मुख गुहा है, मुख जो है एक दरार रूपी संरचना के रूप में पाया जाता है, जो दो मांसल जो है होठों से घिरा रहता है। वो होठ जो है भोजन को पकड़ने और अंदर लेने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ जो है मुख अंदर मुख गुहा में खुलता है, बक्कल कैविटी या मुख गुहा, जिसमें हमने देखा था कि एक मांसल संरचना जो होती है जिसको अपन जीभ या टंग कहते हैं। इसके अलावा इसमें तालू और दांत पाए जाते हैं। दांतों की संरचना भी हमने देखी थी, किस प्रकार से जो है जबड़ों में धंसे रहते हैं, और जो है टोटल 32 जो दांत है जो वयस्क मनुष्य में पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। उसके बाद में मुख गुहा के बाद में हमने देखा था कि मुख गुहा किस में खुलती है? फेरिंग्स में, यानी कि ग्रसनी में। और जो ग्रसनी होता है वो भोजन और श्वास दोनों का एक समान मार्ग होता है, यानी दोनों के लिए एक ही मार्ग होता है। और फेरिंग्स या ग्रसनी किस में खुलती है आगे जाकर के? ईसोफेगस या फिर ग्रास नली में। ईसोफेगस या जो ग्रास नली है ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है, यानी कि भोजन ग्रसनी से किस में आ जाता है? ग्रास नली या ईसोफेगस में। इसमें जो है श्लेष्मीय पेशियां पाई जाती है जो भोजन को जो है लचीला बनाती है, जिससे कि भोजन आगे की ओर गति करता है। साथ ही साथ इसमें क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है इसकी पेशियों में, जिससे कि जो है भोजन की गति आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। इस जो ग्रास नली है या ईसोफेगस है, इसका जो शीर्ष भाग होता है यहाँ पर, यानी कि फेरिंग्स और ईसोफेगस का जो संयुक्त स्थल होता है जहाँ पर ये दोनों जुड़ते हैं, वहां पर एक पल्ला या एपिग्लोटिस पाया जाता है, घाटी ढक्कन जिसको हम कहते हैं, यानी कि एक पेशीय संरचना होती है ऊतकों से बनी हुई। जो क्योंकि अपन जानते हैं कि जो फेरिंग्स है उसमें भोजन और वायु दोनों का एक मार्ग होता है वो, लेकिन ग्रास नली जो है ईसोफेगस वहां पर भोजन आ जाता है। साथ ही साथ ग्रसनी में, फेरिंग्स में कौन सी खुलती है? श्वास नली भी खुलती है। तो वो जो एपिग्लोटिस होता है जब हम भोजन लेते हैं उस समय वो जो है श्वास नली को ढक देता है, जिससे कि जो भोजन है वो श्वास नली में ना जाए। तो एपिग्लोटिस कहाँ पाया जाता है? ईसोफेगस के शीर्ष भाग पर। उसके बाद में जो है ईसोफेगस उदर गुहा में प्रवेश करती है, और उदर गुहा में प्रवेश करके किसमें खुलती है? स्टोमक या आमाशय में खुलती है। तो आज हम पढ़ते हैं आमाशय से। आमाशय या स्टोमक कहाँ पाया जाता है? उदर गुहा में पाया जाता है। बाईं ओर पाया जाने वाला एक जे आकार की संरचना है। आमाशय क्या है? उदर गुहा में बाईं तरफ पाई जाने वाली एक जे आकार की संरचना है, जो कहाँ स्थित होता है? छोटी आंत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत्र, और जो इसोफेगस है यानी ग्रास नली है, इन दोनों के मध्य पाया जाता है। इसकी संरचना की बात करें, जे आकार की संरचना एक थैलीनुमा संरचना होती है, बाईं तरफ स्थित होता है। और उदर गुहा में, यानी कि जो अपन ने देखा था कि जो पूरा जो शरीर है वो दो भागों में बटा है। यहाँ पर एक डायफ्राम पाया जा रहा है। डायफ्राम क्या करता है? ऊपर वाले भाग को तो अपन कहते, इससे ऊपर वाला जो भाग होगा वह वक्ष गुहा कहलाता है, और नीचे वाला जो है वो उदर गुहा कहलाता है। दो भागों में बांट रहा है इसको, तो ये इसकी नीचे की ओर यानी कि उदर गुहा में स्थित होगा। साथ ही साथ ये जो आमाशय होता है, लगभग इसकी जो क्षमता होती है, यानी कि ये लगभग 3 लीटर की क्षमता का होता है। 3 लीटर तक जो है भोजन को धारण करने की इसमें क्षमता होती है। एक मांसल संरचना, लचीली संरचना होती है। और खुद जो आमाशय होता है ये 3 भागों में बटा होता है। आमाशय 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है इसका कार्डियक, दूसरा है फंडिस, और तीसरा होता है पाइलोरिक।
कार्डियक भाग जो होता है यानी ग्रास नली आकर के आमाशय के जिस भाग में खुलती है, आमाशय का जो पहला भाग जहां पर ग्रास नली खुलती है वो भाग कहलाता है कार्डियक भाग। सबसे ऊपरी भाग, पहला भाग जहां पर ग्रास नली खुलती है क्या कहलाता है? कार्डियक। ये सबसे बड़ा भाग होता है, कार्डियक वाला भाग बाईं तरफ स्थित होता है। उसके बाद में जो बीच वाला भाग होता है वो कहलाता है फंडिस, यानी कि कार्डियक और पाइलोरिक दोनों के मध्य वाला जो भाग होगा यहाँ पर ये कहलाता है फंडिस, जिसमें आकर के खुल रही है तो कार्डियक भाग हो गया, बीच वाला फंडिस हो गया, और सबसे लास्ट वाला क्या कहलाता है? पाइलोरिक। सबसे लास्ट वाला भाग क्या कहलाएगा? पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या है? वो छोटा सा भाग होता है जो कि किस में खुलता है? आगे जाकर के जो पाइलोरिक भाग है वो किस में खुल जाता है? छोटी आंत्र में खुल जाता है। छोटी आंत्र का जो ड्यूडेनम या जो ग्रहणी होती है उसमें जाकर के खुलता है। तो ये तो थे आमाशय के तीन भाग, यानी आमाशय जो है इसोफेगस या जो ग्रहणी ग्रास नली थी, ग्रास नली या इसोफेगस किसमें खुल रही है? आमाशय में, स्टोमक में। और स्टोमक तीन भागों में बटा होता है। ऊपर वाला भाग जहां पर की ग्रास नली आकर के खुलती है वो बड़ा भाग क्या कहलाता है? कार्डियक। दूसरा भाग क्या कहलाता है? फंडिस। बीच वाला भाग, उसके बाद में लास्ट वाला जो इसका भाग होता है जो कि छोटी आंत्र में जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के खुलता है वो क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है। इसके अलावा इसके जो दोनों भाग होते हैं यानी कि आमाशय का वह भाग जहां पर की ग्रास नली आमाशय में खुलती है, साथ ही आमाशय खुद जहां पर छोटी आंत्र में खुलता है, इन दोनों भागों पर दो अवरोधिनी पाई जाती है, यानी कि दो जो है ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जो इसको जरूरत पड़ने पर इन नलिकाओं को खोल सकती है और बंद कर सकती है। जो अवरोधिनी यहाँ पर जो अवरोधिनी पाई जाती है उसको कहा जाता है ग्रास नली अवरोधिनी, यानी कि यहाँ पर क्या पाई जाती है? इसमें ये दो पाई जाती है जो अवरोधिनी होती है। वो अवरोधिनी कौन कौन सी होती है? एक तो होती है ग्रास नली अवरोधिनी। ग्रास नली जो अवरोधिनी होती है वो इस ग्रास नली यानी इसोफेगस और आमाशय के मध्य पाई जाती है यहाँ पर। और ये क्या करती है? आमाशय से जो भोजन है उसको वापस ग्रास नली में इसोफेगस में जाने से रोकती है। जो यहाँ पर जो अवरोधिनी पाई जाएगी वो क्या करेगी? आमाशय से भोजन को वापस इसोफेगस में जाने से रोकेगी। ये जो है जठर निर्गमीय जो अवरोधिनी होती है यानी पाइलोरिक जो अवरोधिनी होगी वो क्या करती है? आमाशय के पाइलोरिक भाग से छोटी आंत्र में भोजन के जो आवागमन है उसका नियंत्रण करती है। तो ये तो था आमाशय एक मांसल संरचना, जे आकार की संरचना जो बाईं तरफ पाई जाती है। लगभग 3 लीटर जो है भोजन को धारण करने की क्षमता होती है। खुद 3 भागों से मिलकर बना होता है, कार्डियक, फंडिस और पाइलोरिक। सबसे ऊपर वाला भाग जो कि ग्रास नली जिसमें खुलती है वो कार्डियक, बीच वाला फंडस और पाइलोरिक भाग किसमें खुलता है? छोटी आंत्र में खुलता है। साथ ही दोनों भागों पर दो अविरोधनी यानी दो ऐसी संरचनाएं जो कि इनमें भोजन के आवागमन को नियंत्रित करती है। उसके बाद में जो भाग आता है वो है पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का छोटी आंत्र या स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत्र या जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि पाचन की जो क्रिया है वो सबसे ज्यादा इसी भाग में होती है। यानी सर्वाधिक भोजन का जो पाचन है, डाइजेशन है वो, और एब्सॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, दोनों ही क्रियाएं सबसे ज्यादा कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, छोटी आंत्र में ही होती है। छोटी आंत्र एक कुंडलित पतली नलिका होती है जो लगभग 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत्र की लंबाई कितनी होती है? लगभग 7 मीटर लंबी। लेकिन 7 मीटर लंबी अब कितनी लंबी होगी अपन सोच सकते हैं, फिर भी वो अपने जो है एब्डोमिनल जो रीजन होता है, उदर गुहा है, उसमें पाई जाती है। तो इतनी लंबी कैसे रहती है? वो इस तरह से कुंडलित होकर के ये रहती है। लंबाई लगभग 7 मीटर है लेकिन कुंडलित रहती है। कुंडलित एक पतली नलिका होती है। मेन इसका कार्य क्या होता है? भोजन का डाइजेशन और अवशोषण, दोनों ही कार्य इसमें होते हैं। इसलिए क्या है? अत्यंत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होती है। अब अपन बात करेंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत्र होती है ये 3 भागों में बटी होती है खुद। और वो 3 भाग कौन से होते हैं? एक तो होती है ग्रहणी, डेड्यूनम, दूसरी होती है अग्रशुद्रांत्र या जेजुनम, और तीसरी होगी शुद्रांत्र या इलियम। यानी 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब जो ग्रहणी या ड्यूडेनम जो होती है वो यानी कि आमाशय जिस भाग में आकर के खुलता है, आमाशय का जो पाइलोरिक भाग था वो छोटी आंत्र के जिस भाग में खुलता है वो कहलाता है ग्रहणी या ड्यूडेनम।
इस भाग में क्या होता है, सबसे ज्यादा जो पाचन की या डाइजेशन की जो प्रोसेस है इसी में होती है, क्योंकि इसी में जो है पाचक एंजाइम मिलते हैं। पाचक एंजाइम इसी भाग में आकर के मिलते हैं और भोजन का सर्वाधिक जो पाचन या डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, ग्रहणी या ड्यूडेनम में होता है। दूसरा जो भाग होता है वो होता है अग्रशुद्धांत्र या जेजुनम। अग्रशुद्धांत्र जो है मध्य भाग होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी कि छोटी आंत्र का जो बीच का भाग होता है वो क्या कहलाता है, जो है अग्रशुद्धांत्र या जेजुनम कहलाता है। इसका मुख्य जो कार्य होता है वो होता है अवशोषण करना, यानी कि यहाँ पर पाचन हो जाता है ड्यूडेनम में, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में पाचन होगा जेजुनम में। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्प्शन करती है ये। अवशोषण का जो कार्य है वो सर्वाधिक कहाँ होता है, जेजुनम या अग्रशुद्धांत्र में होता है। और इस भाग में अवशोषण इसलिए भी सर्वाधिक होता है क्योंकि इस भाग में आंत्र कोशिकाएं पाई जाती है। एंटेरोसाइट सेल या आंत्र कोशिकाएं, या जिसको अपन कहते हैं एंटेरोसाइट कोशिकाएं या आंत्र कोशिकाएं पाई जाती है इसमें। और एंटेरोसाइट कोशिकाएं और आंत्र कोशिकाएं क्या करती है, अवशोषण का कार्य करती है। यानी कि जेजुनम की जो भित्ति है उसमें एंटेरोसाइट सेल होती है जिसकी सहायता से क्या होता है, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि भोजन का सर्वाधिक जो अवशोषण है वो कहाँ होता है, पचित भोजन का, जेजुनम में। इसमें सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, डाइजेशन, और इसमें क्या होगा, सर्वाधिक एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण होगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का जो तीसरा भाग है वो कहलाता है शुद्धांत्र या इलियम। शुद्धांत्र या इलियम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम भाग है, जो कि किसमें खुलता है, जाकर के बड़ी आंत्र या लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। इस भाग में शेष जो अपचित रह गया उसका लास्ट जो है डाइजेशन हो चुका होता है, यानी लास्ट अगर कुछ रह भी गया तो उसका डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। साथ ही साथ इसमें अवशोषण भी हो जाता है, जो बचे हुए भोजन, अपचित जो भोजन है बचा हुआ उसका अवशोषण होता है। और मेनली इस भाग में जो अवशोषण है वो होता है पित्त लवण, यानी कि बाइल साल्ट का और विटामिन्स का। विटामिन्स और बाइल साल्ट का जो अवशोषण है वो किसमें होता है, शुद्धांत्र या इलियम में होता है। तो ये अपने तीन भाग थे छोटी आंत्र के सबसे इंपॉर्टेंट भाग। छोटी आंत्र सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। लगभग 7 मीटर लंबा कुंडलित संरचना, कुंडलित एक नलिका होती है उदर गुहा में, जो कि कुंडलित होकर के इकट्ठी होकर के रहती है, 3 भागों में बटी रहती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इस भाग स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि सर्वाधिक डाइजेशन और सर्वाधिक अवशोषण जो है इसी के द्वारा होता है। ड्यूडेनम के द्वारा क्या होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, क्योंकि इसी में जो है पाचक एंजाइम आकर के मिलते हैं। इसके अलावा अग्रशुद्धांत्र या जेजुनम में सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जेजुनम में। जेजुनम में क्यों होता है, क्योंकि इसमें एंटेरोसाइट सेल होती है, यानी आंत्र कोशिकाएं पाई जाती है। और शुद्धांत्र या इलियम, इसमें जो है बचे हुए अपचित का पाचन यानी डाइजेशन होता है कुछ मात्रा में, और जो शेष जो पचित भोजन है जिसका अवशोषण बाकी रह गया उसका अवशोषण भी होता है। और मेनली बाइल साल्ट यानी पित्त लवण और विटामिन का जो अवशोषण है वो किसमें होता है, इलियम में होता है। तो ये था अपना छोटी आंत्र। और उसके बाद में छोटी आंत्र का जो इलियम है वो आगे चल करके किस में खुलता है, बड़ी आंत्र में खुलता है। बड़ी आंत्र या लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसमें कुछ विशिष्ट जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि जो भी अपचित भोजन रह गया उसका फर्मेंटेशन करते हैं, यानी कि उसका क्या करते हैं, किण्वन करते हैं। शेष बचे हुए अपचित भोजन का किण्वन या फर्मेंटेशन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत्र में। किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा जो इसमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये जो है खनिज लवणों का और जल का अवशोषण करती है। जो बड़ी आंत्र है वो पचित भोजन में से या अपचित भोजन में जो शेष जो चला गया बड़ी आंत्र में उसमें से खनिज लवण जो रह गए, इसके अलावा जल का जो अवशोषण है वो किसके द्वारा होता है, बड़ी आंत्र के द्वारा। तो बड़ी आंत्र के मेन जो कार्य हैं वो क्या होते हैं, एक तो क्या करती है ये, इसमें बैक्टीरिया होते हैं जिससे कि क्या होता है, फर्मेंटेशन या किण्वन होता है किसका, जो अपचित भोजन गया है। क्योंकि पचित भोजन का अवशोषण कहाँ तक हो गया, छोटी आंत्र तक अधिकांश लगभग जो है अवशोषण हो चुका। उसके बाद में गया है अपचित जिसका कि पाचन नहीं हो सकता, तो वहां पर उसका क्या होगा, फर्मेंटेशन या किण्वन होगा। और किण्वन के बाद में उसमें से जो खनिज लवण और जो जल है उनका अवशोषण जो है बड़ी आंत्र के द्वारा
किया जाएगा। तो छोटी आंत्र बड़ी आंत्र में खुलती है और बड़ी आंत्र का जो मेन वर्क है वो फर्मेंटेशन या किण्वन करना और क्या करना, जो शेष जो बचा हुआ खनिज लवण और जल है भोजन में से उनका अवशोषण कर लेना। उसके बाद में जो अपचित पदार्थ होता है वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बड़ी आंत्र या लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा आगे जो है गुदा या रेक्टम के द्वारा जो है गुदा में भेज दिया जाता है और गुदा या एनल के द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है, बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो जो बड़ी आंत्र या लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो भी जो है मानव में 3 भागों में बटी होती है। पहला भाग है इसका सिक्कम या अंधनाल। छोटी आंत्र का शुद्रांत्र या इलियम बड़ी आंत्र के जिस भाग में खुलता है उसे कहा जाता है अंधनाल या सिक्कम। अंधनाल या जो सिक्कम है, ये जो सिक्कम या अंधनाल जो होता है ये शेष जो अवशिष्ट पदार्थ जो आता है किससे, छोटी आंत्र से, पाचन के बाद में जो अपचित पदार्थ या शेष जो अपशिष्ट पदार्थ जो इसमें आता है उसमें से जो खनिज लवण और जल का जो अवशोषण है वो सिक्कम या अंधनाल में ही होता है। साथ ही साथ सिक्कम या जो अंधनाल है ये वाला भाग यानी छोटी आंत्र आकर के किसमें खुल रहा है, बड़ी आंत्र के इस भाग में। सिक्कम या इस अंधनाल वाले भाग में ही एक पतली नलिका रूपी नाल रूपी संरचना निकली हुई होती है जिसको कहा जाता है कृमि रूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यानी कि सिक्कम से ही क्या जुड़ी रहती है, एक अन्य नाल रूपी संरचना जुड़ी रहती है, छोटी सी निकली हुई संरचना रहती है अंदर की तरफ, भीतर की तरफ, जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये सभी मनुष्य में पाई जाती है। पहले जो है इसका डाइजेशन में यूज हुआ करता था लेकिन वर्तमान में इसका कोई यूज नहीं है, पर ये सब में होती है। कई बार क्या होता है कि ये जो है थोड़ी सी दूसरे ऑर्गन्स के साथ टच हो जाती है या फिर ये वृद्धि करना शुरू कर देती है, तो ऐसी स्थिति में ये प्रॉब्लम देना शुरू कर देती है जिसको अपन कहते हैं कि अपेंडिक्स को जो है ऑपरेशन के द्वारा निकलवाया जाता है। तो ये होती है अपेंडिक्स। तो ये जो बड़ी आंत्र है उसका जो पहला भाग है वो है सिक्कम या अंधनाल, जिसमें कि जो अपचित जो भोजन है उसमें से खाद्य रस का यानी कि जल और खनिज लवणों का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद में सिक्कम या जो अंधनाल है वो किसमें खुलता है, वो खुलता है बृहदांत्र या कोलन में। बृहदांत्र या जो कोलन होती है ये बड़ी आंत्र का एक आगे वाला भाग या बड़ा भाग होता है, मध्य भाग होता है, और ये यू आकार की, उल्टे यू आकार की नलिका होती है। ये यहाँ से कौन सी संरचना शुरू हो जाती है, ये कोलन, और ये उल्टे यू आकार की संरचना होती है, उल्टे यू आकार की संरचना जो कि 4 भागों से मिलकर बनी होती है। इसका जो पहला भाग है वो कहलाता है आरोही वृद्धांत या असेंडिंग कोलन। असेंडिंग जो कोलन होता है वो 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। उसके बाद में आता है ट्रांसवर्स कोलन यानी अनुप्रस्थ कोलन जो कि 50 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। तीसरा जो होता है अवरोही वृद्धांत्र या डिसेंडिंग कोलन, और ये 25 सेंटीमीटर नलिका होगी। उसके बाद में लास्ट जो इसका भाग होता है वो होता है सिग्मोइड कोलन या सिग्माकार वृद्धांत्र जो कि लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका होगी। जो सिग्मोइड कोलन होता है वो आगे जाकर के किसमें खुलता है, तीसरे भाग रेक्टम या मलाशय में खुलता है। रेक्टम या जो मलाशय है ये लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका रूपी संरचना होती है। यानी कि बड़ी आंत्र के जो सिक्कम वाला भाग था, सिक्कम में क्या हो जाता है, अपचित में से अवशोषण हो जाता है खाद्य रस का। उसके बाद में वो कोलन में चला जाता है और कोलन से उस अपशिष्ट को कहाँ भेज दिया जाता है, रेक्टम या जो मलाशय है उसमें भेज दिया जाता है। रेक्टम या मलाशय जो है 20 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका है जिसमें कि अपशिष्ट जाकर के इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद में रेक्टम किसमें खुलता है, रेक्टम के जो अंतिम भाग है उस अंतिम भाग में स्थित 3 सेंटीमीटर लंबे भाग को कहा जाता है एनल नाल या जो है गुदानाल, एनल केनाल या गुदानाल। उस गुदानाल जो है आगे की ओर एक छिद्र के रूप में बाहर खुलता है जिसको हम कहते हैं एनस या गुदा। एनस या गुदा के द्वारा जो है अपशिष्ट का बाहर उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो ये जो है मुख से लेकर के एनस तक आहार नाल ही कहलाती है। यानी एनस पर जाकर के क्या होती है, आहार नाल समाप्त होती है। ये था अपना डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र, जिसमें हमने देखा मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, फिर ग्रासनाल, फिर आमाशय। आमाशय आगे चल के खुलता है छोटी आंत्र में जो लगभग 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना है। छोटी आंत्र खुल जाती है बड़ी आंत्र में
छोटी आंत्र के भी अपने देखा था 3 भाग थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम में सबसे ज़्यादा पाचन होता है क्योंकि पाचन एंजाइम इसी में होते हैं। जेजुनम में सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है क्योंकि इसमें एंटेरियोसाइट सेल्स होती है। और इलियम में पित्त लवण, बाइल साल्ट और विटामिन का अवशोषण होता है। उसके बाद में इलियम किसमें खुलती है? बड़ी आंत्र में। और बड़ी आंत्र में एक तो अपचित का किण्वन होता है, उसके साथ ही इसमें शेष जो आहार रस है यानी कि खनिज लवण और जल का अवशोषण होता है। ये भी 3 भागों से मिलकर बनी होती है। अंधनाल या सिक्कम, इसमें जो है आहार रस से अवशोषण होता है, अपचित से जो है आहार रस का अवशोषण होता है। उसके बाद में आती है बृहदांत्र या कोलोन। बृहदांत्र या कोलोन जो होती है उल्टे यू आकार की नलिका है जो 4 भागों से मिलकर बनी है। असेंडिंग कोलोन 15 सेंटीमीटर लंबी, ट्रांसवर्स कोलोन 50 सेंटीमीटर लंबी, उसके बाद में डिसेंडिंग कोलोन 25 सेंटीमीटर लंबी और सिग्मोइड कोलोन 40 सेंटीमीटर लंबी। अब जो कोलोन है वो आगे चल के रेक्टम में खुलती है। रेक्टम में 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका है जिसमें कि अपशिष्ट क्या होता है? अपशिष्ट जाकर के इकट्ठा हो जाता है। और जो रेक्टम है वो 3 सेंटीमीटर लंबी नलिका यानी एनल कैनाल में खुलता है, गुदानाल में। गुदानाल एक छिद्र के द्वारा, एनस के द्वारा, गुदानाल जो है एक छिद्र के द्वारा जिसको हम एनस कहते हैं उसके द्वारा बाहर खुलती है। और इसी के द्वारा क्या होता है? अपचित जो अपशिष्ट जो पदार्थ है उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है, उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था अपना डाइजेस्टिव सिस्टम।